नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि से एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वाक्य शुद्धि होती क्या चीज़ है? ये है आपकी वाक्य शुद्धि। देखिए, कुछ आपकी क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धि होती है, कुछ लिंग संबंधी, कुछ वचन संबंधी, कुछ अव्यय संबंधी। तो हम लोग सबसे देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से वाक्य शुद्धि से बनते हैं। देखिए, पहले तो क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धि क्या चीज़ होती है, इसको देख लीजिए आप लोग। कह रहे हैं कि क्रिया का निर्धारण हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का निर्धारण हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। ठीक। फिर कह रहे हैं कि कर्ता के पुल्लिंग होने पर क्रिया भी पुल्लिंग होती है, यानी कि कर्ता के पुल्लिंग होने पर क्रिया भी क्या होती है? पुल्लिंग होती है ना। हम लोग पहले देखेंगे कि पहला रूल क्या कहता है। ये है आपका, देखिए, कह रहे हैं कि यदि वाक्य में, इसको आप लोग देखिए, कह रहे हैं यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता है, यानी वाक्य में एक से अधिक कर्ता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि उनमें से कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग हो, यानी कि एक से अधिक कर्ता हो और उनमें से भी कुछ पुल्लिंग हो और कुछ क्या हो? स्त्रीलिंग हो। और फिर कह रहे हैं कि कुछ बहुवचन तथा कुछ एक वचन हो, है ना। कुछ बहुवचन होने चाहिए और कुछ एक वचन हो। तो क्रिया का निर्धारण, ठीक ना, अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर होगा। यानी कि फिर जब हम क्रिया का निर्धारण करेंगे ना, तो जो अंतिम कर्ता होगा उसके हम लिंग और वचन के आधार पर करेंगे। अब क्या मतलब हुआ इसका, एक बार अच्छे से इसको आप लोग समझ लीजिए। कह रहे हैं कि यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता है, यानी कर्ता एक से अधिक होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि उनमें से कुछ जो है पुल्लिंग तथा कुछ जो है स्त्रीलिंग होने चाहिए। फिर कह रहे हैं कि कुछ बहुवचन तथा कुछ एक वचन होने चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं कि क्रिया का निर्धारण अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर होगा। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं। ये आपका उदाहरण है। उदाहरण आपका दिया गया है कि एक बकरी, कह रहे हैं कि एक बकरी, दो गायें और बहुत से बैल। देखिए, कह रहे हैं एक बकरी, दो गायें और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। तो अब वहाँ पर क्या आपको मिला था कि पहली बात तो एक से अधिक कर्ता होना चाहिए। तो कर्ता आपको एक से अधिक दिख रहा होगा कि बकरी है, गाय है, बैल है, यानी एक से अधिक कर्ता हो गए। फिर आपको क्या कर रहे थे कि लिंग जो है, यहाँ पे देखिए, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। फिर आपसे देखिए, कह रहे हैं ना कि यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तो कर्ता तो एक से अधिक हो गया। फिर कह रहे हैं कि उनमें से कुछ जो है पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ पुल्लिंग है, यानी कि जो है बैल आपका पुल्लिंग शब्द है, और गाय और बकरी ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। फिर आपसे क्या कर रहे हैं कि होने चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि कुछ बहुवचन तथा कुछ एक वचन हो, है ना। कुछ बहुवचन हो, यानी कि इसमें देखिए, दो गायें आपका बहुवचन दिख रहा है ना, लेकिन बहुत से बैल आपका बहुवचन दिख रहा है, लेकिन एक बकरी आपका क्या है, ये आपका एक वचन है। तो वही आपका कह रहे हैं कि जो है अगर कुछ एक वचन हो, यानी कुछ बहुवचन और कुछ एक वचन हो, तो क्रिया का निर्धारण अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगा। तो क्रिया का निर्धारण अब क्या करेंगे, तो देखिए, तो कह रहे हैं कि क्रिया का निर्धारण अब क्या करेंगे, क्रिया का निर्धारण अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर करते हैं। अब यहाँ से समझ लीजिए उदाहरण से, अंतिम कर्ता आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, बैल दिख रहा है ना। अंतिम कर्ता यहाँ पे क्या है, बैल है। तो हम बैल के अनुसार क्रिया का निर्धारण करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो चरते हैं आएगा, यानी बैल आपका जो है पुल्लिंग शब्द है। तो जब आप क्रिया जो आएगी ना, वो आपका पुल्लिंग होनी चाहिए। कहने का मेन मतलब यही है कि अंतिम जो कर्ता होगा वो अगर पुल्लिंग है तो क्रिया आपकी पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग है तो आपका स्त्रीलिंग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन स्त्रीलिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्रिया आ रही है आपका क्या आ रहा है, पुल्लिंग आ रही है, कि यानी चरते आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। और क्या, और फिर क्या है कि बहुवचन, देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कहे ना कि अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, बहुवचन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बैल हैं, तो इसलिए यहाँ पे चरते हैं आया है ना। बात समझ में आ गई होगी अब कि यहाँ पे हैं क्यों आया है, क्योंकि बहुत से बैल हैं, यानी बहुवचन है, तो यहाँ पे हैं आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए। कह रहे हैं कि एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बात कि यहाँ पे लड़कियां यानी स्त्रीलिंग है, तो जो क्रिया आ रही है वो आती हैं होगा,
है ना। और चूंकि अनेक लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए यहाँ पे हैं आया है ना। यहाँ पे बिंदी क्यों लगी है पे, क्योंकि यहाँ पे अनेक लड़कियां हैं और हम क्रिया का निर्धारण क्या करेंगे, अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार करेंगे। और अंतिम कर्ता क्या है यहाँ पे, लड़कियां, तो इसलिए यहाँ पे हम क्रिया का निर्धारण इसी के अनुसार करेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है आपका, देखिए ये है आपका रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड में आपसे कह रहे हैं कि देखिए कह रहे हैं यदि एक ही वाक्य में, यदि एक ही वाक्य में एक ही लिंग वचन के अनेक कर्ता हों, है ना। और कह रहे हैं कि और अंतिम कर्ता के पहले, देखिए कह रहे हैं कि यदि एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में एक ही लिंग वचन के अनेक कर्ता हों, है ना, और अंतिम कर्ता के पहले अव्यय और आया हो, है ना, अंतिम कर्ता के पहले अव्यय और आया हो, तो क्रिया का निर्धारण, जो क्रिया है वो उसी लिंग और वचन में होगी, है ना। तो जो हम क्रिया का निर्धारण करेंगे वो उसी लिंग और वचन में होगी। क्या मतलब हुआ इसका, अब देखिए यहाँ पे आप उदाहरण से समझ लीजिए। ये आपका उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण में आपसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ से समझिए, कह रहे हैं कि ऊफा, पूर्णिमा और आफा, तो ये तीनों आपका लिंग तो एक ही है। ऊफा भी स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा भी है और आफा भी, लिंग आपका एक ही हो गया। वचन भी आपका एक वचन है, ऊफा, पूर्णिमा और आफा, यानी एक वचन है ना। तो आपका ये तो कह रहे थे कि एक ही, अगर आपका देखिए यहाँ देख लीजिए, यही तो आपका कह रहे हैं कि यदि एक ही वाक्य में एक ही लिंग वचन, यानी लिंग एक हो, वचन एक हो, कि अनेक कर्ता हो, कई कर्ता आपको दिख भी रहे हैं, और अंतिम कर्ता के पहले अव्यय और आया हो, तो क्रिया उसी लिंग और वचन में होगी। तो क्रिया उसी लिंग और वचन में होगी। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये है आपका, तो देखिए यहाँ पे अव्यय का और आया है ना, वही कह रहे हैं कि अव्यय और आया हो तो क्रिया उसी लिंग और वचन में होगी। यानी कि आपका ये आपको दिख रहा है ना, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पे जाति आएगा, जाति। तो उसके बाद आपको देखिए है क्यों आया है, क्योंकि ये एक वचन है, भले ही कर्ता तीन आपको दिख रहा है लेकिन आपका एक वचन है, इसलिए यहाँ पे है आया है, न कि हैं। अगर आप हैं कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग रूल नंबर तीसरा देखते हैं कि क्या कहता है रूल नंबर तीसरा। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो देखिए आपका ये तीसरा रूल कहता है, ये है कि यदि वाक्य में, करें कि यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग वाले कर्ता, यानी कि क्या होना चाहिए, वाक्य में दो भिन्न यानी अलग अलग लिंग वाले कर्ता होने चाहिए, है ना। करें कि कर्ता द्वंद्व समास की तरह प्रयोग में हो, द्वंद्व समास की तरह प्रयोग में हो, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए कह रहे हैं कि यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग वाले, यानी दो भिन्न लिंग का मतलब स्त्रीलिंग होना चाहिए और पुल्लिंग होना चाहिए, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, ठीक। फिर कह रहे हैं वाले कर्ता द्वंद्व समास की तरह, द्वंद्व समास की तरह मतलब क्या, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि द्वंद्व समास की तरह, यानी दोनों ही पद प्रधान होने चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों पद प्रधान दिख रहे हैं, नारी, नर और नारी दोनों ही पद प्रधान है, यानी द्वंद्व समास की तरह प्रयोग में हो तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। तो जो क्रिया आएगी ना, ये क्रिया ये आपका पुल्लिंग बहुवचन में होगी, यानी नर नारी गए होगा। अगर आप ऐसे कर देंगे ना कि नर नारी गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग बहुवचन के अनुसार होगी। तो ये आपका रूल नंबर तीसरा था। अब हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर चौथा क्या कहता है ना। रूल नंबर 4 क्या कहता है, और भी उदाहरण आप यहाँ से देखना चाहें तो और भी उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे माता पिता बैठा है, ये गलत हो जाएगा आपका, माता पिता बैठे हैं, है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपसे कह रहे हैं ना कि पुल्लिंग बहुवचन में होगी, तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुवचन ही लेना है। ये चीज़ आप समझिए इसको कि यहाँ पे बहुवचन क्यों आप ले रहे हैं, क्योंकि आपका रूल कहता है कि आप जब क्रिया लेंगे तो बहुवचन में ही होनी चाहिए, है ना। बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं कि रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है। ये है आपका रूल नंबर 4। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 4 आपसे कह रहे हैं कि यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के दो कर्ता, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग लिंग, यानी एक पुल्लिंग होना चाहिए एक स्त्रीलिंग होना चाहिए, कि दो कर्ता एक वचन में हों, दो कर्ता और वो भी एक वचन में हो, तथा उनके बीच कोई विभक्ति चिन्ह न हो,
कोई विभक्ति चिन्ह ना हो करने का मतलब जो कारक आप लोग पढ़े होंगे ना विभक्ति, उसमें आता है जैसे में, पर, ये सब विभक्ति चिन्ह। तो वही कह रहे हैं कि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होना चाहिए तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। तो क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग बहुवचन में होगी। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये आपका उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिए। आप समझ चुके होंगे ना यहाँ पे जितना आपसे कहा गया था कि यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के दो कर्ता, अलग अलग लिंग के दो कर्ता होने चाहिए, फिर वो भी करें कि एक वचन में होने चाहिए, है ना, तथा उनके बीच कोई विभक्ति नहीं होना चाहिए। विभक्ति का मतलब में, पर, के, लिए, ये सब जितनी आप विभक्ति पढ़े हैं ना कारक में, वो विभक्ति न हो। और तो करें कि क्रिया जो है वो पुल्लिंग बहुवचन में होगी। अब इसको हम लोग समझते हैं। करें बकरी और बाघ एक घाट का पानी पीते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले आप लोग जो रूल है उसे समझिए। करें कि भिन्न भिन्न लिंग, लिंग आपको भिन्न भिन्न दिख रहा है, बकरी आपको स्त्रीलिंग दिख रही है, बाघ आपको पुल्लिंग दिख रहा है। फिर क्या करें हैं कि दो कर्ता, आपको दो कर्ता हो गए, एक बकरी और एक बाघ, दो कर्ता। फिर कह रहे हैं कि एक वचन में हों, दोनों ही एक वचन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और आ गया ना, तो बकरी और बाघ यानी कि एक वचन है, दोनों एक वचन में होता था, उनके बीच कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो इनके बीच में कोई विभक्ति चिन्ह तो है नहीं। जो और है ये तो अव्यय शब्द है, ये विभक्ति तो है नहीं। तो वही कह रहे हैं कि कोई विभक्ति चिन्ह न हो तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। तो क्रिया जो है आपका, ये क्रिया जो है ये पुल्लिंग बहुवचन में होगी। यानी आप पीते हैं आएगा, है ना। पीते के बाद हैं भी आप विशेष ध्यान देना, आपको पीते हैं होगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि क्या होगा आपका, पीते के बाद हैं आएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए ये है आपका एक उदाहरण और आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण राफ रचाते हैं, है ना। तो राधा, राधा आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, राधा आपका स्त्रीलिंग है, और कृष्ण जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो यही तो कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण यानी एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, और दोनों जो है एक वचन है। तो इसके साथ जब क्रिया आएगी ना तो रचाते हैं, यानी कि जब ये क्रिया आएगी राधा और कृष्ण राफ रचाते हैं होगा। ये बात तो पहुंच चुके होंगे आप, हैं आएगा बहुवचन में होगा। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है आपसे। देखिए ये है आपका रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 है, ये 4 वाला हो गया ना, तो ये रूल नंबर आपका 5 है। अब कह रहे हैं कि यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच, इसको समझ लीजिए क्या है। कह रहे हैं यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच या अथवा वा अव्यय, है ना, वा अव्यय रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका। वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच यानी कई कर्ताओं के बीच या अथवा वा अव्यय रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी। अब देखिए इसको आप लोग समझ लीजिए। कह रहे हैं कि राम का एक कंबल या 5 दरियां बिकेंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको अनेक कर्ता दिख रहे हैं कि राम का एक कंबल, दरियां, है ना, कई कर्ता दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि या बीच में आपको दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि अव्यय रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी। यानी जो दरियां है ना, दरियां ये तो है अंतिम कर्ता, तो इसके अनुसार क्रिया आएगी। यानी दरियां आपका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, यानी बिकेंगी, बिकेंगी होगा, है ना। क्योंकि 5 दरियां हैं तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा ये बिकेंगी होगा, न कि बिकेगा। बिकेगा आप कर देंगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 दरियां ना बहुवचन है, तो आपका बहुवचन ही आना चाहिए। तो बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये है आपका लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अब तक तो हम लोग क्रिया संबंधी अशुद्धि पढ़े हैं, अब ये है आपका लिंग संबंधी अशुद्धि। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है आपका। देखिए आप लोग अक्सर पढ़े होंगे कि दही खट्टा है होता है कि दही खट्टी होता है। देखिए ये आपका लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। तो देखिए दही जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसलिए दही खट्टा है शुद्ध होता है, न कि दही खट्टी है। क्योंकि दही अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसके साथ खट्टा आएगा, खट्टी नहीं आएगा, है ना। तो दही खट्टा है शुद्ध होगा। दही आपका पुल्लिंग शब्द होता है, ये भी खूब पूछा जाता है, अपवाद ये है, लेकिन आप इसको याद रख लीजिए कि दही जो है खट्टा है शुद्ध होता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कि मिठाई खानी है ना, कह रहे हैं कि मिठाई खानी है।
तो मिठाई जो है आपका आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके अनुसार आपका खानी है आएगा, यानी मिठाई खानी है आएगा, है ना। तो बात समझ समझ में आ चुकी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला आप लोग याद कर लिए विशेष करके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको इसमें गलत होने का चांस है। आप लोग हाथी शब्द जो है, इसको आप लोग समझते हैं कि हाथी जो है ये आपका क्या है। देखिए हाथी जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। हाथी पुल्लिंग शब्द है, न कि स्त्रीलिंग। लगता है कि हाथी स्त्रीलिंग होगा, लेकिन हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है। हाथी जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है, और हाथी की स्त्रीलिंग क्या होता है, हथनी। इसलिए यहाँ पर जो आएगा ना, हाथी आती है, ये गलत हो जाएगा, हाथी आता है शुद्ध होगा, है ना। क्योंकि हाथी जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि मुझे रोटी खाना है। तो भाई रोटी जब स्त्रीलिंग शब्द है तो खाना है कैसे आ सकता है, इसलिए मुझे रोटी खानी है होगा, है ना, मुझे रोटी खानी है ये शुद्ध होगा। अब आगे देखा जाए हम लोग, देखिए ये आपका यहाँ कर रहे हैं कि चावल खाना है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए कह रहे हैं चावल खाना है, तो देखिए चावल आपका क्या है, चावल आपका पुल्लिंग शब्द है, तो चावल के साथ जो क्रिया आएगी वो क्या आएगी, पुल्लिंग ही आएगी, यानी कि आपका खाना है होगा, है ना। आप कह देंगे कि चावल खानी है तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो क्रिया आनी चाहिए ना वो चावल के अनुसार आएगी। तो चावल आपका पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए खाना है होगा। वैसे कह रहे हैं कि बेटी पराए घर का धन होता है। अब बताइए सही शब्द हो सकता है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि बेटी तो आपका स्त्रीलिंग है, तो बेटी पराए घर का धन होती है, ये जो क्रिया आएगी वो होती है होगी, है ना। अब देखिए जैसे यहाँ कर रहे हैं कि मुझे तुमसे एक बात कहना है। अभी बात जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, आपको पता होना चाहिए, पूछा भी जाता है कि बात जो है ये पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है, इसको पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रख लीजिए कि बात जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द होता है ना। जैसे आपको कैसे पता चलता है, बात करना अच्छी बात नहीं है तो अच्छी आएगा, है ना। तो अब अच्छा अच्छी मेरा मरी करके आप निकालते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, है ना, आपको पता ही है। तो देखिए बात आपका क्या है, बात आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बात के साथ जो आएगा वो कहनी है होगा ना, कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, ये शुद्ध होगा, क्योंकि बात के अनुसार आएगा। तो आप समझ चुके होंगे इसको। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए कुछ जो होता है ना, अव्यय संबंधी अशुद्धि भी होती है, कुछ अव्यय संबंधी अशुद्धि भी होती है। अब ये अव्यय संबंधी अशुद्धि क्या होती है, देखिए अव्यय संबंधी अशुद्धि, अव्यय संबंधी अशुद्धि का मतलब होता है कि वाक्य में परस्पर या आपस में से किसी एक का प्रयोग होता है। यानी कि कहीं भी अगर वाक्य में आपको परस्पर और आपस दोनों का प्रयोग दिख रहा है तो आप उसको गलत करेंगे, एक ही का प्रयोग होगा। अगर परस्पर प्रयोग है तो आपस का नहीं होगा, आपस का है तो परस्पर का। यानी वो कह रहे हैं कि वाक्य में परस्पर या आपस में से किसी एक का ही प्रयोग होता है। बात समझ चुके होंगे। अब उसका देखिए रूल नंबर दूसरा आपका है कि यद्यपि के साथ तथापि तथा क्यों के साथ इसलिए का प्रयोग होता है। यानी अगर यद्यपि का प्रयोग हुआ है तो तथापि का प्रयोग होगा, और क्यों का अगर प्रयोग है तो इसलिए का प्रयोग होगा। यानी कि यद्यपि के साथ आपका हमेशा तथापि का प्रयोग होता है और क्यों के साथ इसलिए का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए ये आपका है कि रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, देखिए रूल नंबर तीसरा है कि केवल और मात्र में से किसी एक का प्रयोग होगा। भाई कहीं भी आप अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो आप या तो केवल का प्रयोग करेंगे या तो मात्र का प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। तो जब दोनों एक ही हैं, एक तरफ से पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप दोनों का प्रयोग क्यों करेंगे, है ना। तो इसलिए या तो आप केवल का प्रयोग करिए या तो मात्र का प्रयोग करिए, रटना नहीं, समझना है चीज़ों को, है ना। ऐसे जैसे ज्यों, तो कह रहे हैं कि ज्यों के साथ त्यों, और फिर कह रहे हैं कि जितना के साथ उतना, है ना। जैसे के साथ तैसे शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि ज्यों के साथ क्या प्रयोग होगा, त्यों का प्रयोग होगा। जितना के साथ किसका प्रयोग होगा, उतना का। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे ना तो इंग्लिश में भी ऐसे करेक्शन आता है ना। तो हालांकि वो इंग्लिश में रहता है लेकिन उसमें भी आता है ऐसे, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब पूछा जाता है। अब देखिए तो ये हो गया आपका जैसे के साथ तैसे का प्रयोग होता है। अब देखिए ये है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपसे क्या कर रहे हैं, रूल नंबर 5 है कि सामान्य ऊंचाई के लिए पर तथा विशेष ऊंचाई के लिए ऊपर का प्रयोग होता है। यानी कि कहीं भी आपको अगर सामान्य ऊंचाई के लिए प्रयोग करना है ना तो पर का प्रयोग करेंगे। जैसे
बिल्ली मेज पर है, तो आप सामान्य ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो आपका पर का शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर विशेष ऊंचाई की आप बात करेंगे, जैसे पहाड़ पर कोई चीज़ है तो विशेष हो गया, तो आप ऊपर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अब हम लोग उदाहरण से इसको समझेंगे। फिर उसके बाद रूल नंबर आपका 6 है कि प्रत्येक, कोई, किसी का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। यानी प्रत्येक का मतलब ये हो गया हर एक, यानी हर एक इंडिविजुअल की आप बात करें, प्रत्येक यानी हर एक, और एक एक की आप बात करें तो मतलब ये क्या हो गया, एक वचन हो गया, है ना। इसलिए कहीं भी आपको प्रत्येक, कोई, किसी का प्रयोग अगर करना होगा तो सदा एक वचन में होता है इनका प्रयोग। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, यानी एक एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसलिए सदा एक वचन में इसका प्रयोग होता है। प्रत्येक का, कोई और किसी का प्रयोग क्या होगा, सदा एक वचन में होता है ना। यहाँ से उदाहरण से आप समझ चुके होंगे। जैसे किसी ने कहा था, तो आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, तो किसी ने कहा था तो आपका क्या हो गया, ये एक व्यक्ति की बात करेगी, यानी एक वचन है ना, ये सदा एक वचन होता है। उसके बाद देखिए ये है आपका, देखिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपका क्या है, इसमें कह रहे हैं आपसे, देखिए कह रहे हैं कि कोई और किसी, है ना, कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है। यानी कि कोई और किसी के साथ भी का अगर आप प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। उसके बाद रूल नंबर 8 आपका है कि जब काल का अंतर बताना हो, काल मतलब टाइम यानी समय का अंतर बताना हो, तो बाद का, तो आप बाद का प्रयोग करेंगे। और यदि स्थान का अंतर बताना हो तो पीछे का प्रयोग करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है भाई, कहीं भी आपको टाइम का अगर अंतर बताना होगा तो आप क्या करेंगे, बाद का प्रयोग करेंगे। और यदि स्थान का अंतर बताना होगा तो आप क्या करेंगे, पीछे का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे करें कि श्याम के बाद राम आया, है ना, तो देखिए श्याम के बाद, यानी यहाँ टाइम की बात की रही है कि श्याम के बाद, तो आप बाद का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे बाद, तो आप बाद का प्रयोग करेंगे, टाइम की बात की जा रही है। लेकिन कह रहे हैं गाड़ी पीछे रह गई, तो यहाँ पे आप स्थान की बात कर रहे हैं कि गाड़ी पीछे रह गई, तो आप पीछे शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे इसको। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे आपसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब वहाँ पे जो रूल मिला था ना, वहाँ से अब क्वेश्चन है, यहाँ पे उदाहरण है। कह रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है। देखिए पहाड़ के ऊपर, यानी आप एक विशेष ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और जब एक विशेष ऊंचाई की बात की जाती है तो वहाँ पे ऊपर शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए पहाड़ के ऊपर, है ना, पहाड़ के ऊपर, इंग्लिश में भी आप लोग ये पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर, विशेष ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो इसलिए ऊपर शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन देखिए पहाड़ पर आप कर देंगे, गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि मुझ पर तुम्हारे एहसान है, तो यहाँ पे आपका पर शब्द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि एक सामान्य बात की जा रही है तो मुझ पर हो जाएगा, है ना। फिर कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि छत पर लोग बैठे हैं, छत पर, एक सामान्य ऊंचाई की बात की जा रही है कि छत पर लोग बैठे हैं, तो आपका पर शब्द का प्रयोग हो जाएगा, है ना। जहाँ भी विशेष की बात की जाएगी वहाँ पे आपका जो है ऊपर का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपका कि इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूँ, तो विशेष की बात की जा रही है ना कि इस विभाग में मैं, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर शब्द का प्रयोग हुआ है कि इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूँ, है ना। तो अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद देखिए कुछ होता है आपका कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल, ये क्या चीज़ है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल, इसको आप लोग समझ लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए इसको समझिए, कह रहे हैं यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है तो उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग वचन होंगे, है ना। क्या कह रहे हैं कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है तो उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होंगे। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसको आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। कह रहे हैं कि काफ़ी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, तो देखिए काफ़ी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है ना। और ये आपका व्यक्तिवाचक है, क्यों, क्योंकि काफ़ी स्थान की बात की जा रही है। और व्यक्तिवाचक क्या चीज़ होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब हम जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हम बात करते हैं, है ना। जैसे अगर हम कह दें
कि भारत, अमेरिका, किसी एक देश के हम स्थान की बात कर रहे हैं, या फिर हम कर दें कोलकाता, है ना, दिल्ली स्थान की हम बात करें, या फिर हम कर दें कि जैसे गंगा जी या फिर रामचरितमानस, तो ये सब व्यक्तिवाचक यानी कि हम किसी एक की बात की जा रहे हैं, दूसरा और कोई नहीं है उसके अलावा, है ना। गंगा जी पूरी दुनिया में केवल यही हैं, तो ये आपका व्यक्तिवाचक का उदाहरण होता है। तो व्यक्तिवाचक क्या चीज़ होता है तो आप लोग पता ही होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो काफ़ी आपका क्या स्थान की बात की जा रही है, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका रूल कह रहा है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है, यानी काफ़ी आपका यहाँ क्या करता है, तो उसके लिंग और वचन के अनुसार, यानी काफ़ी के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होंगे। यानी काफ़ी के अनुसार आपका क्या होगा यहाँ कि काफ़ी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी के अनुसार लेंगे, और काफ़ी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे रही आएगा, है ना। और रही के साथ क्या हो जाएगा, है आएगा, क्योंकि एक वचन है। तो बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, ये आपसे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ है, तो देखिए उसका ज्ञान, यानी हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसका ज्ञान। तो हम जब भी व्यक्ति की बात करें, किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक ही तो होगा। जैसे राम श्याम एक व्यक्ति है, तो उसका ज्ञान यानी हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था, है ना। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, पूंजी था होगा। बात समझ चुके होंगे। अब देखिए, जैसे पहले कलकत्ता जो है ये भारत की राजधानी था, तो अब यहाँ पे था क्यों आ रहा है, क्योंकि कलकत्ता ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, कलकत्ता। तो इसके अनुसार अब जब आप लेंगे तो क्या होगा, कलकत्ता के अनुसार आप लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे राजधानी था आएगा, है ना। कलकत्ता आपका पुल्लिंग शब्द है ना, तो इसलिए जब यहाँ पे आएगा तो आपका था होगा, न कि थी, क्योंकि कलकत्ता पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए आप करेंगे तो यहाँ था आएगा। बात समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, कुछ जो है वचन संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। अब ये वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, देखिए ये हैं आपके वचन संबंधी अशुद्धि। अब वचन संबंधी अशुद्धि जैसे बहुवचन। अब देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन एक वचन और बहुवचन आप लोग पढ़े होंगे तब भी मिला होगा, ये इसको तो आप लोग रट लीजिए। प्राण, दर्शन, दाम, लोग, बजे, अक्षत, ओट, भाग्य, हिज्जे, आंसू, आसमान और होश, ये एकदम रट लीजिए सेंटेंस, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है ना। जैसे उसका प्राण निकल गया, तो आप निकल गया नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्राण बहुवचन शब्द है। जब भी क्रिया आएगी तो इसके अनुसार आप करेंगे तो उसके प्राण निकल गए होगा, न कि गया, क्योंकि प्राण क्या है, ये हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयोग होता है, इसलिए उसके साथ गए आएगा, है ना। जैसे कह रहे हैं कि शेर को देखकर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। देखिए इसको देख लीजिए, यहाँ पे आपसे क्या कर रहे हैं कि शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, ये गलत है। क्यों, क्योंकि शुद्ध क्या होना चाहिए, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, क्योंकि प्राण क्या है, बहुवचन शब्द है, तो जो क्रिया आएगी वो क्या होगी, गए होगा, है ना। तो शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, तो मेरी घड़ी में भी 3 बजा है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बजे शब्द हैं ये तो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, आपको पता है कि बजे शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी ना वो हैं होगा, यानी मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, ये शुद्ध होगा, न कि है ना। बहुवचन में आएगा, क्योंकि ये बहुवचन शब्द है तो बहुवचन में आएगी क्रिया, यानी मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, ये शुद्ध होगा, है ना। तो अब इसको आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो अब ये आपका पूरा वीडियो हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। अब पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।